तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका यानी कि कक्षा 12वीं का ये एक हिंदी ऐच्छिक का सैंपल पेपर कह लीजिए या अभ्यास प्रश्न पत्र कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए। ठीक है, जो आपका टर्म 2 एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित होने वाला है और जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे भी संबंधित होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि पेपर की एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सेशन है वो 2021-22 के लिए है और ये हिंदी ऐच्छिक का है। कई लोगों के पास हिंदी आधार होता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जहाँ मैं पढ़ता था और जो हमारा इधर के बच्चे हैं ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादा डिमांड मुझे हिंदी ऐच्छिक का आया है तो हिंदी ऐच्छिक का मैंने बना रहा हूँ आपके लिए। अगर आप हिंदी आधार का बोलेंगे तो हिंदी आधार का भी जो है कि प्रैक्टिस पेपर का वीडियो मैं आपके लिए ला दूंगा। ठीक है, विषय कोड आप अपने एडमिट कार्ड में भी देख सकते हैं 002 है आपका। 40 नंबर का ये पेपर होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो इस बार आपको टाइम अलाउ किया गया है वो 2 घंटे का किया गया है। आपको पता होगा वैसे तो 3 घंटे का पेपर होता है। अगर हम बात करें इस पेपर के सामान्य निर्देश की यानी कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है इस पेपर को करने के लिए उसकी, तो पहले पॉइंट में यहाँ बताया गया है बच्चों कि निम्नलिखित निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। जो भी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको आपको सावधानी से पढ़ना है और उनका आपको क्या करना है, पालन करना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न मतलब लिख करके उत्तर देने वाला। थियोरिकल क्वेश्चन होता है ना, जैसे एक होता है एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप होता है, एक होता है थ्योरी बेस्ड पेपर। तो एमसीक्यू बेस्ड आपका टर्म 1 हो चुका है, ये पेपर आपका थ्योरी बेस्ड है यानी कि आपको पूरा लिखना है। एमसीक्यू आपके इस पेपर में नहीं पूछे गए। आगे चलते हैं। आगे यहाँ बोला गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं तथा यह 2 खंडों में विभाजित है। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये 2 सेक्शन यानी कि 2 खंडों में विभाजित है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। खंड क हिंदी में बोले तो और खंड ख। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यानी कि जो क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको विकल्प यानी कि चॉइस या अथवा कह लीजिए आपको दिया हुआ है कि 2 मतलब एक क्वेश्चन होगा उसमें अगर आपको नीचे वाला आता है तो नीचे वाला कीजिए, ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कीजिए। आपको अथवा या चॉइस देखने को मिलेगा इस पेपर के अंदर। तो चलिए फाइनली हम लोग पेपर शुरू करते हैं। तो खंड क में आ चुके हैं बच्चों। खंड क क्या होने वाला है, हमारा कार्यालय जो हिंदी और रचनात्मक लेखन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए या खंड क के अंदर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको लिखना है। ठीक है, 3 आपको यहाँ पर शीर्षक या कह लीजिए टाइटल दे दिया है। इन तीनों में से किसी एक पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। ये बहुत सिमिलर होता है एक निबंध टाइप का। ठीक है, जैसे आप एक निबंध लिखते हैं तो उसी तरह का आपको एक रचनात्मक लेख लिखना होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपका ध्यान रखना होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले हम 3 यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, टाइटल्स दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला टाइटल है कोरोना जागरूकता और सतर्कता ही बचाव। ठीक है, यानी कि कोरोना काल में जागरूकता और सतर्कता ही बचाव है, यानी कि मास्क पहनिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अगर आपकी बारी आती है तो वैक्सीन लगवाइए। ये सारी चीज़ें ही बचाव है कोरोना काल में। पहला टाइटल ये है। अगर आप इस पे एक लेख लिख पाते हैं रचनात्मक लेख तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट, अगर आप इस पे नहीं लिख पाते हैं तो अगला इस पे लिख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प। ठीक है, तीसरा है आपका मेरे विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव मतलब आपका जो एनुअल फंक्शन होता है आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में, तो वही आपका वार्षिक उत्सव होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और दूसरा वाला था कि ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प, यानी कि ऑनलाइन जो हमारे एजुकेशन हो गई आजकल, जूम पे आपका गूगल मीट वगैरह पर क्लासेस होता है, वो ऑफलाइन की मतलब तुलना में एक बेहतर विकल्प है। तो इसके ऊपर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। तो देखिए इसका आंसर की में देखिए किस तरह से बताया गया है। पूरा आपको लेख लिख करके तो नहीं बताएगा,
लेकिन हिंट आपको दे दिया है कि किस तरह से आपको लेख लिखना है। यहाँ पर देखिए 1 गुने 5 यानी कि 5 नंबर का आपका ये 150 शब्दों का लेख होता है पहले क्वेश्चन में। तो देखिए अगर आप एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी लेख लिखते हैं तीनों में से किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो 1 नंबर का आपको क्या करना है, भूमिका बनाना है। भूमिका बनाने के आपको 1 नंबर मिल जाएगा। विषय वस्तु जो होता है उसका 3 नंबर मिलेगा, यानी कि जो कंटेंट होता है आपका, जो भी कंटेंट आप लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो उसका आपको 3 नंबर मिलेगा। जो आपकी भाषा होती है उसका आपको 1 नंबर मिलता है। तो इस तरह से आपको टोटल 5 नंबर मिलते हैं। भाषा मतलब आप भाषा शैली, लिखने का शैली कैसा है, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है आपने उसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। टोटल 5 नंबर का होता है। अगर बहुत बढ़िया आप लिखते हैं तो 5 में से 5 मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा होता है तो ज़्यादातर बच्चों को जो है सो कि 90% बच्चों को 5 में से 4 मिलता है। अगर अच्छा लिखते हैं जो बच्चे, जो बहुत ही बेकार लिखते हैं उनको 3 या 2 भी मिलता है। तो आप देख लीजिएगा, आपको मैंने हिंट दे दिया कि किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक अखबार के संपादक को लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। यानी कि जो आज का हमारा भारतीय समाज है या इंडियन सोसाइटी कह लीजिए, उसमें महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं घटनाओं पर आप क्या कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और इसी चिंता को व्यक्त करते हुए दैनिक अखबार जो है उसके संपादक यानी कि एडिटर को आपको लगभग 120 शब्दों में, ठीक है, 120 वर्ड्स में आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते तो इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा देखने को मिलता है नीचे कि पंजाब केसरी दैनिक समाचार पत्र में रोजगार के लिए प्रकाशित एक विज्ञापन का संदर्भ देते हुए हिंदी टाइपिस्ट के रिक्त पद के लिए लगभग 120 शब्दों में आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि कहा है कि पंजाब केसरी दैनिक समाचार पत्र है, उसके अंदर एक कह लीजिए छोटा सा विज्ञापन था जिसके अंदर क्या था, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको क्या करना है, अपना एक कह सकते हैं आवेदन पत्र सबमिट करना है कि हाँ मैं इस पद के लायक हूँ और मैं जो है सो कि चाहता हूँ कि आप मुझे पद दें और मैं इस मतलब ये पोजीशन एक खाली है, उस पोजीशन पे आपको नियुक्त किया जाना है, जॉब के लिए बेसिकली। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो है उसकी 5 नंबर का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेट बता दिया है पूरा कि 2 में से किसी एक विषय पर करना है। ये मैंने आपको बताया था अथवा में। आरंभ और अंत की औपचारिकता जो होगी उसका 1 नंबर होगा, यानी कि शुरुआत आप कैसे करते हैं, शुरुआत का किस तरह का फॉर्मेट है आपका, और जो अंत है यानी कि एंडिंग किस तरह के करते हैं, तो उसकी जो औपचारिकता है, यहाँ पर आप देखिए औपचारिकता यानी कि जो फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो उस चीज़ का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बीच का जो विषय वस्तु होता है, जो कंटेंट होता है आपका, उसका 3 नंबर होता है। और आपकी भाषा शैली की कह सकते हैं 1 नंबर होगा। आपकी भाषा किस प्रकार से लिख रहे हैं, आप किन अच्छे से बढ़िया से बढ़िया हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कितना वेल एंड गुड तरीके से आप लिख रहे हैं, उस चीज़ का आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। नीचे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए, ठीक है। यानी कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कुछ ये क्वेश्चंस पूछा है, इनमें जो उत्तर देने हैं आपको वो 50 शब्दों में ही लिखने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, नीचे चलते हैं, ओके। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला देखिए, तीसरे क्वेश्चन को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, क और ख के अंदर। तो जो तीसरे का पहला यानी कि क है, उसके अंदर पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि कहानी के तत्वों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगर ये कहानी वाला आप नहीं कर सकते तो अथवा दे रखा है कि कहानी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कहानी के जो विभिन्न तत्व होते हैं उनका हमको परिचय देना है संक्षिप्त में, पूरा डिटेल में, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन है ये 3 नंबर का और नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। टोटल तीसरा क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। तो जो हम क देख रहे थे कहानी के तत्व, तो कहानी के निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला होता है कथा वस्तु, ठीक है। कथा वस्तु कह लीजिए या कथानक कह लीजिए, यानी कि कहानी में प्रारंभ से अंत तक घटने वाली घटनाओं के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है उसे कथानक कहते हैं। यह कहानी का मूल आधार होता है। कहने का मतलब यह है कि कहानी का जो प्रारंभ होता है और उसका जब एंडिंग होता है कोई भी स्टोरी का, तो उसमें जो भी घटनाएं घटती हैं
तो उनके माध्यम से जो भी कुछ कहा जाता है, कोई भी घटना घट रही है, जैसे एक राजा अपनी सेना लेकर के दूसरे राज्य पर कब्जा करने जाता है, तो ये घटना घट रही है ना कि दूसरे राज्य पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ेगा। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, इनके माध्यम से जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे कथानक कहते हैं, और ये कहानी का हमारा मूल आधार होता है, यानी कि कह लीजिए नींव होती है। इसके बिना कहानी आपका बन ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि पात्र परिचय या चरित्र चित्रण, कहानी के चरित्रों द्वारा ही लेखक अपना उद्देश्य स्पष्ट कर समाज को अपना संदेश देता है। यानी कि जो पात्र होता है, पात्र का परिचय, कोई भी उसके अंदर जो हीरो वगैरह होता है, पात्र उस रोल को निभाने वाला, या चरित्र चित्रण, उसका चरित्र किस तरह से है, कहानी के चरित्रों द्वारा ही लेखक अपना जो है उद्देश्य प्रस्तुत करता है समाज के सामने। ठीक है ना, मतलब जो कहानी का मेन थीम होता है वो तो अपनी जगह है, ठीक है, वो तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके अंदर जो पात्र है, जो हीरो है, जो नायक है, और उसका जो चरित्र है, चित्रण है, वो किस तरह से किया गया है, इसी के द्वारा जो लेखक होता है, उस कहानी को लिखने वाला, वो इन्हीं सभी माध्यमों से अपना उद्देश्य कि क्या मोटिव है उसका इस कहानी को लिखने के प्रति, ये सारा मोटिव समाज के सामने पेश करता है। ठीक है, तो आई होप कि दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ बोल रहा है कि संवाद। अब संवाद क्या होता है? कहानी के संवाद संक्षिप्त, पात्रतानुकूल और रोचक होने चाहिए। ठीक है, कहानी का जो संवाद होता है वो संक्षिप्त में होना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से होना चाहिए, और पात्रनाकुल होना चाहिए, और रोचक भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, जिसमें कि इंटरेस्ट आए लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ कहानी के महत्वपूर्ण तत्व थे जो कि आपको लिखने थे, इससे आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद बोला है कहानी और नाटक में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है ये भी स्पष्ट कर देते हैं बच्चों। देखिए कई और पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप इनको भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बेसिकली 3 नंबर का था तो 3 नंबर के लायक आपको मैंने बता दिया। 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ना वेल एंड गुड तरीके से, तो 3 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। आंसर की जो होता है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि बच्चा अगर 6 पॉइंट पढ़े तो 6 में से 3 पॉइंट तो इजीली वो याद कर ही ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और जो है सो कि पॉइंट इसमें से हिंट के लिए आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अभी मैंने आपको बताया कि कहानी और नाटक में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या होता है अंतर। कहानी की तरह नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। ठीक है ना, कहानी जो है वो भी नाटक जो है, कहानी की तरह नाटक भी क्या होता है, कहानी और नाटक में अंतर देख रहे हैं, तो कहानी की तरह नाटक भी साहित्य की तरह एक प्रमुख विधा है। नाटक दृश्य विधा है जिसे दर्शकों के सामने मंच पर प्रस्तुत करना होता है, जबकि कहानी को पाठक द्वारा पढ़ा जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो नाटक होता है, नाटक एक दृश्य विधा है, यानी कि उसको प्रस्तुत करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखते हैं, मूवी में भी वो सब नाटक ही कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, मतलब वो एक दृश्य विधा है जिसको प्रस्तुत करना होता है। एक पर्दे पे भी प्रस्तुत कर सकते हैं उसको, एक स्टेज पे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नाटक होता है। लेकिन जो कहानी होता है वो एक किताब के अंदर सीमित रह जाता है जिसको आपको पढ़ना होता है। ठीक है ना, यानी यही चीज यहाँ पर बताया गया है, जबकि कहानी को पाठक द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, नाटक का संबंध अभिनय से है, यानी कि नाटक को आपको अभिनय करके दिखाना होगा, उसको प्रस्तुत करना होगा, तथा नाटककार को अभिनेता तथा मंच सज्जा का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जो नाटककार होता है उसको अभिनेता जो है, हीरो जो है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, और मंच की जो सज्जा है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जबकि कहानी में ऐसी बाध्यता की आवश्यकता नहीं है। कहानी को कोई कई बार में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जा सकता है। ठीक है, वही बात बता रहा है कि नाटक को क्या है, आपको एक तरह से दिखाना ही दिखाना है। वही बात है यहाँ पर देखिए कि जबकि नाटक को दर्शक एक बार में ही मंच पर पूरा देखते हैं। ठीक है, कहानी को थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं। नाटक एक दर्शनीय विधा है, जबकि कहानी एक पठनीय विधा है। ठीक है, यानी कि नाटक क्या है, एक देखने वाली विधा है जिसको आप देख सकते हैं। उसमें क्या है, अभिनेता जो होता है, हीरो वगैरह, वो रोल को प्ले करते हैं तो आप देखते हैं उसको। लेकिन जो आपका कहानी होता है एक पठनीय विधा है, उसको पढ़ा जाता है। पढ़ेगा कोई श्रोता होगा, सुनेगा उसको। अंततः यह बोला गया है कि नाटक में समय का बंधन महत्व रखता है।
ठीक है ना। नाटक जो होता है उसके अंदर जो समय का बंधन है वो महत्व रखता है कि एक समय अंतराल के अंदर आपको नाटक दिखा देना है, नहीं तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। लेकिन कहानी को आप तोड़ तोड़ करके भी पढ़ सकते हैं, ऑडियंस बोर नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है बाद में भी हम इस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों कहानी और नाटक में अंतर स्पष्ट करने की बात। अब हम आज चलते हैं तीसरे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इसी का खंड कह रहा हूँ, तीसरे क्वेश्चन का ही ख वाला जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ये पूछा है कहानी के कथानक में द्वंद्व का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो इसको देख लेते हैं बच्चों। कहानी के कथानक में द्वंद्व का महत्व समझिए बच्चों। तो ये है कि कहानी के कथानक को आगे बढ़ाने में द्वंद्व बुनियादी महत्व रखता है। जो कहानी होता है उसका जो कथानक होता है, कथानक क्या होता है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया, ऊपर देखिए अभी हमने डिस्कस किया ना। कथानक क्या होता है, कहानी में प्रारंभ से अंत तक की घटने वाली घटनाओं में से मतलब उसके माध्यम से जो कुछ कहा जाता है उसे कथानक कहते हैं। यानी कि कहानी में शुरू से लेकर जो अंत तक होता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। तो उसको आगे बढ़ाने में द्वंद्व बुनियादी महत्व रखता है। ठीक है, कथानक में असहमति, टकराव, घर्षण अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने तथा दो विरोधी तत्वों के टकराव या किसी खोज में आने वाली बाधाओं के कारण द्वंद्व पैदा होता है। इस प्रकार पाठक के मन में कुतूहल जगाने एवं उत्सुकता लाने के लिए द्वंद्व विशेष महत्व रखता है। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है, तो आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है ख के अंदर ही आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि वो वाला नहीं आता है, तो ये कर सकते हैं आप कि नाटक में समय के बंधन का औचित्य बताइए। जो नाटक होता है उसका समय के बंधन का आपको औचित्य बताना है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो नाटक होता है ना उसको एक लिमिटेड टाइम में आपको करना होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए नाटक में समय के बंधन का औचित्य क्या है कि साहित्य की अन्य विधाओं को पढ़ने के लिए पाठक को सुविधा अनुसार कई दिनों में थोड़ा थोड़ा पढ़कर रचना को समाप्त करने का विकल्प मिल जाता है। परंतु नाटक जो होता है ना उसमें दर्शक यानी कि जो देखने वाली ऑडियंस होती है वो समक्ष एक निश्चित समय अवधि में एक बारगी प्रस्तुत करना होता है। ठीक है ना, अंततः नाटक में समय का बंधन होता है और एक निश्चित समय सीमा में ही उसे समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई नाटक अगर स्टेज पे दिखा रहा है तो एक लिमिटेड टाइम है ऑडियंस के पास भी, ताकि वो ऑडियंस वहां बैठ करके उसको देख सके। जो उस रोल को प्ले कर रहा है, उस नाटक को दिखा रहा है जो अभिनेता, उसके पास भी एक टाइम है। अगर उस टाइम तक वो पूरा नहीं करता है तो ऑडियंस भी बोर होगी और अभिनेता को भी करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए नाटक के पास समय सीमा होती है, समय का बंधन होता है। तो इसको अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न 4 पे, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 50 शब्दों में ही लिखने हैं आपको। 50 शब्द बहुत कम होता है, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। चौथे का क वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, इस शैली पर प्रकाश डालिए। तो जो हमारा समाचार होता है वो किस शैली में लिखा जाता है, तो उल्टा पिरामिड शैली मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए समाचार लेखन की शैली क्या होती है, समाचार सदैव उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचनाएं इनको ऊपर रखा जाता है और उसके बाद फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि जो आपका कोई भी न्यूज होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पहले रखा जाएगा। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, तो कोई भी अखबार खोलिए तो उसका फर्स्ट पेज पे आपको इसी युद्ध के बारे में जिक्र देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट कि हाँ भारत देश के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर उसके बाद राज्य पे आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है ये हो गया आपका। उसके बाद बोला गया है कि अथवा मुखड़ा भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्लाइमेक्स को कहानी आदि विधाओं की तरह सबसे निचले हिस्से में ना होकर सबसे पहले आना होता है। इसे इंट्रो अथवा मुखड़ा भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत 4 ककार होते हैं। ठीक है, इन ककारों का आपका ध्यान रखना है। 6 ककार होते हैं, वैसे यहाँ पर 4 के बारे में बताया है। यहाँ पर बोला गया है कौन, कहाँ, कब, ये इस तरह से ककारों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप बेसिकली इतना समझिए कि समाचार लेखन की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली का मतलब ऊपर आधारित होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर पूछा है इसी क्वेश्चन के अथवा में, अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता, कि विशेष लेखन क्या होता है। ठीक है, विशेष लेखन किसे कहते हैं और समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका जो है उसको स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, तो विशेष लेखन देख लेते हैं क्या होता है विशेष लेखन।
तो देखिए विशेष लेखन से तात्पर्य क्या है, किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन। समाचार पत्रों में अखबारों के अतिरिक्त आर्थिक, व्यापार, खेल जगत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, शिक्षा, फिल्म, मनोरंजन अथवा तथा अपराध आदि अन्य क्षेत्रों की खबरों का विवरण भी होता है। इन विशेष समाचारों के लिए संवाददाताओं की रुचि एवं विशेषज्ञता के अनुसार उन्हें उन विशेष क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि किसी स्पेसिफिक कह लीजिए क्षेत्र में विशेष लेखन होता है। जैसे एक मतलब फाइनेंस का अलग सेक्टर है, ठीक है, अब क्राइम का अलग सेक्टर है, स्पोर्ट्स का अलग सेक्टर है। तो संवाददाताओं के पास कह सकते हैं फ्रीडम होता है उस क्षेत्र से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको लिखने का। तो यहाँ पर सिंपल सा आप समझेंगे कि विशेष लेखन से तात्पर्य किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका फीचर से संबंधित कि फीचर किसे कहते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर ये आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फीचर किसे कहते हैं। तो देखिए फीचर क्या होता है, ध्यान से समझिए इसको। फीचर क्या होता है ये देखिए, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख होता है जिसका उद्देश्य पाठक को सूचना देना, शिक्षित करने तथा उनको मनोरंजन करना होता है। ठीक है ना। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टि और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। ठीक है ना। फीचर सदैव समाचार लिखने की शैली से अलग कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। फीचर को सजीव बनाने के लिए चित्र तथा ग्राफिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। 200 से 2000 शब्दों की शब्द सीमा सहित फीचर अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित हो सकता है। तो फीचर नॉर्मल अखबार में जो चीजें होती हैं उनसे अलग होता है थोड़ा। ठीक है ना। इसको ग्राफिक्स वगैरह भी इसमें लगाते हैं, फोटो वगैरह भी लगाते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग लग सके। उसके बाद है अगला, इसी में फीचर वाले में ही अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं कि जंक फूड से और इसके दुष्परिणाम पर एक आलेख लिखिए। मतलब जंक फूड और इसके दुष्परिणाम जो है इस पर आपको एक कह सकते हैं आलेख लिखना है। तो वही इसके बारे में लिख दीजिएगा, बहुत ईजी है, कोई उतना वो नहीं है। देखिए क्या है जंक फूड और इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अपनी व्यस्ततम जीवन शैली में आज मनुष्य भोजन की नई शैलियों में फंसता जा रहा है जिससे कि फास्ट या जंक फूड भी कहते हैं। ठीक है, हमारे देश में अधिकांश बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं इसकी गिरफ्त में आकर अपने स्वास्थ्य जो है उसको खराब कर रहे हैं। ठीक है, चौपट कर रहे हैं कह सकते हैं स्वास्थ्य को। चिकित्सकों और पोषक विशेषज्ञ मतलब जो साइंटिस्ट है या डॉक्टर्स है उनका कहना है कि नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक और मोमोज जैसे फास्ट फूड खाने के बाद बच्चे ऐसी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जो अब तक बुढ़ापे की बीमारियां समझी जा सकती थी उनको अब बच्चों के अंदर भी आ रहा है। महानगरों के स्कूलों में पढ़ने वाले 60% से अधिक बच्चे फास्ट फूड को मुख्य आहार के रूप में लेते हैं। आप देखते हैं चाउमीन, मोमोज, बर्गर कितना फेमस है। ठीक है, कभी कभी मैं भी खा लेता हूँ लेकिन देखेंगे ना तो आजकल क्या है ना बच्चों के अंदर मैंने भी देखा ये चीज़ कि ना वो लोग नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं। जैसे हम भी खाते हैं, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, और बड़े बड़े लोग भी, बूढ़े बूढ़े लोग भी खाते हैं जंक फूड, फास्ट फूड। लेकिन क्या है ना ये सारी चीज़ें एक लिमिटेड मात्रा में खानी चाहिए हमें। ठीक है ना। ऐसा नहीं, बच्चों को मैं देखता हूँ नॉर्मल चावल, दाल, रोटी जो होती है हमारे घर का आहार होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, वो सारी चीज़ खाते ही नहीं है। उनको लगता है कि यही हमारा परमानेंट खाना है, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, पिज्जा, बर्गर, ये सब यही हमारा परमानेंट खाना है। नॉर्मल खाने की तरफ तो वो ध्यान ही नहीं देते। सब्जी खाएंगे नहीं, रोटी खाएंगे नहीं, चावल खाएंगे नहीं, दाल खाएंगे नहीं, तो खाएंगे क्या? तो जंक फूड के ऊपर ज़्यादा जाते हैं जिससे क्या होता है ना दिन प्रतिदिन जो ऐसी बीमारियां जो बुढ़ापे में आ रही थी, पहले हमें लगता था कि बुढ़ापे में आदमी को ये बीमारी होता है, वो बच्चों के अंदर भी देखी जाती हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको लिख देना है बहुत सारी चीज़ें। 2 नंबर मिलने हैं आपको, तो 2 नंबर में आप देखिए इतना सारा लिख करके बताया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से 2 नंबर लिख दीजिएगा जो भी आपको लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक था बच्चों आपका खंड क। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको खंड क के बारे में बताया। हालांकि मैं चाहूँ तो आपको खंड ख भी बता सकता हूँ, लेकिन आज यहाँ तक अभी खंड क तक रहने देते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसके अंदर खंड ख के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक से आधारित आपका होगा। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक जो है आपका उससे आधारित ये सेक्शन होने वाला है। तो आई होप कि खंड क आपको समझ में आया होगा। जितनी भी मैंने आपको बताई चीज़ें, इसमें कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के बारे में चीज़ें थी।
ठीक है, इसी तरह से आपका पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ऐसा ही बिल्कुल जिस तरह से फॉर्मेट बताया, पैटर्न बताया, उस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।